ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अचानक एक दिन एक गॉडेस ने फैंटेसी वर्ल्ड में समन कर दिया, वो भी वहाँ का हीरो बनने के लिए। लेकिन उस लड़के का हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने गॉडेस को मना कर दिया, जिससे गुस्सा हो करके गॉडेस ने उसे उसी दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया। अब वो लड़का मानवा में आगे चलकर हीरो बनता है या विलन, ये जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। मानवा की शुरुआत में हमें एक इवेंट को होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाते हैं, जहां उनके फोन काम नहीं कर रहे होते हैं और उनके सामने एक परी जैसे दिखने वाली लड़की हवा में तैर रही होती है, जहां वो आसपास में देखकर ये कहते हैं कि क्या हम बादलों पर खड़े हैं, क्या ये सच में हमारे साथ हो रहा है। ये सब देख करके वो सभी बच्चे घबरा रहे होते हैं, तो उन सभी बच्चों को इतना घबराया हुआ देखकर वो लड़की उन सभी से कहती है, आप सभी हीरोज का फैंटेसी वर्ल्ड में स्वागत है। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक गॉडेस हूँ जिसने आप सभी को यहाँ समन किया है। इस दुनिया में ग्रेट डीमन किंग रिजरेक्ट हो चुका है और इस दुनिया को खत्म करना चाहता है, और आप सभी हीरोज हैं जो इस दुनिया को बचाएंगे। जिस पर वो सभी बच्चे आपस में कहने लगते हैं, क्या हमें दूसरी दुनिया में समन किया गया है। आखिरकार जो फैंटेसी नोवेल हमने पढ़ी थी वो सच में होती है। इस पर वो गॉडेस कहती है, आप लोग जल्दी ही फैंटेसी टेम्पल में टेलीपोर्ट हो जाएंगे, जहां पर आपकी मुलाकात सेंटेस से होगी और वो आप सभी का स्वागत करेगी। उसको मेरी आकाशवाणी के बारे में सब कुछ पता है और वो आपको हर तरह से सपोर्ट देगी, जिससे आप सभी इस दुनिया में अच्छी तरह एडजस्ट हो पाएंगे। जिस पर एक लड़का अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है, गॉडेस मेरा एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। और गॉडेस उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओहानो, और वो पूछता है, क्या लेवल, स्किल और स्टेट विंडो और मॉन्स्टर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर गॉडेस उसका जवाब देते हुए कहती है, हाँ इस दुनिया में ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। फिर तभी दूसरी लड़की अपना हाथ उठाते हुए कहती है, मेरा भी एक सवाल था, अगर ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है तो जैसा हमने नोवेल और मांगा में पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ प्रिंस और नाइट भी होंगे। जिस पर गॉडेस कहती है, हाँ बिल्कुल। तो वो लड़की अपने नाखून चबाते हुए कहती है, तब तो यहाँ मजा आएगा। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो गॉडेस से कहता है, मेरा भी एक सवाल है, क्या हम में से सबसे बेहतर ही हीरो बन पाएगा। जिस पर वो गॉडेस कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो लड़का कहता है, क्या हम सभी हीरो हैं, चाहे हमारी एबिलिटी कैसी भी हो। जिस पर गॉडेस कहती है, नहीं ऐसा भी नहीं है, तुम्हें इस दुनिया के अलग अलग गॉड्स द्वारा एक्नॉलेज होना होगा, तभी तुम्हें उनकी ब्लेसिंग मिल पाएगी और उन ब्लेसिंग के चलते तुम एक हीरो बन पाओगे। जिस पर वही लड़का जिसका नाम गैंगमिन होता है, वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। जिस पर गॉडेस उस लड़के से कहती है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। उस लड़के के ये सब पूछने के बाद एक लड़की आगे आती है और अपना हाथ उठाती है, कहती है, मैं इन सभी की क्लास मॉनिटर हूँ, मेरा नाम यूबोरा है, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जिस पर गॉडेस बोलती है, हाँ बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। तो वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ ये दुनिया खतरे में है और इस दुनिया को हमारी जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है हमारे घर वाले और टीचर्स भी हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। हम अचानक से यहाँ टेलीपोर्ट हो गए जब हमारे टीचर हमारे आसपास नहीं थे, तो क्या आप उन सब से हमारी बात करा सकते हो। जिस पर गॉडेस कहती है, ये करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिसको सुनने के बाद वो लड़की कहती है, तो हम घर वापस कब जा पाएंगे। तो गॉडेस उसका जवाब देते हुए कहती है, जब तुम सभी डीमन किंग को हरा दोगे तो तुम्हारी ये विश मैं खुद पूरी करूंगी। इसके बाद सभी बच्चे एक एक कर अपना सवाल पूछने लगते हैं और गॉडेस एक एक करके उनका जवाब देने लगती है। जब उनके सवालों का जवाब देते हुए बहुत वक्त बीत जाता है,
तो अब इतनी देर बाद जा कर के हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ उठाता है और कहता है, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे अर्थ पर वापस भेज देंगे? जिस पर वो गॉडेस उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है मैं इसका जवाब तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। तुम जब डीमन किंग को हरा दोगे तो तुम्हारी भी खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर मैं अभी अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनने के बाद गॉडेस बहुत देर तक उसे कोई जवाब नहीं देती और हीरो डरते हुए गॉडेस से कहता है, क्या अर्थ पर वापस जाना इम्पॉसिबल है? तो गॉडेस उसे कहती है, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? एक ऐसी दुनिया जो खतरे में है और पूरी तरह बर्बाद होने वाली है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि तुम उसे बचाने की जगह पे अपनी आंखें बंद करके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहते हो? जिस पर वो लड़का गॉडेस से कहता है, ऐसा कौन ही होगा जो अपने परिवार को चिंता में डालने के बाद दुनिया को बचाना चाहेगा? तो मेन कैरेक्टर के ऐसा जवाब सुनने के बाद गॉडेस उसके नज़दीक आकर उससे पूछती है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो अपना नाम कांग हेंसू बताता है। तो उसे देखने के बाद गॉडेस सभी से पूछती है, क्या कोई और भी है जिसको हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे पहले ही बता सकते हो, मैं किसी को हीरो बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। जिस पर बाकी बच्चे कुछ नहीं कहते तो गॉडेस सबसे कहती है, तो इसके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर वो कांग हेंसू के पीछे एक पोर्टल खोलते हुए कहती है, क्योंकि आप इस जगह के लायक नहीं हो जहां पर ग्रेट हीरो रह सकते हैं, तो आप इसे छोड़कर जा सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना कहने के बाद पोर्टल की तरफ जाने लगता है। अब जब हेंसू पोर्टल के अंदर जा रहा होता है तो बाकी सभी बच्चे उससे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से कहना हम सभी ठीक हैं और हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं सभी के पेरेंट्स को बता दूंगा कि तुम यहाँ बहुत मजे कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो पोर्टल के अंदर कूद जाता है। लेकिन हमें कुछ देर बाद दिखाते हैं, वो जैसे ही पोर्टल से बाहर आता है तो वो अपने को एक घने जंगल में पाता है, जिसे देखकर हेंसू सोचता है, क्या मैं अर्थ पर वापस आ गया हूँ? लगता है मैं अपनी स्कूल से काफी दूर पहुंच गया हूँ। तभी उसके पीछे से कोई आता है, जिससे वो मुड़कर पूछने वाला होता है, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है मैं खो गया हूँ। जैसे ही वो इतना कहता है और पीछे मुड़ता है, हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक भेड़िया जैसे दिखने वाला जानवर होता है। तो उन ऐसे मॉन्स्टर को देखकर हमारा हीरो डरते हुए कहता है, ये जगह अर्थ नहीं है। इसके पीछे कुछ मॉन्स्टर पड़ जाते हैं और हेंसू अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बाकी बचे हुए स्टूडेंट सेंटेस के शहर ट्रेलोगिया पहुंच जाते हैं, जहां के टेम्पल में सेंटेस उन सभी का स्वागत करती है और उसकी खूबसूरती देखकर सभी स्टूडेंट कह रहे होते हैं, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। और सेंटेस के बगल पर एक लड़का खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर बाकी बची लड़कियां कहती हैं, देखो वो भी कितना हैंडसम है, वो भी सेंटेस से कम नहीं है, क्या वो कोई प्रिंस है? फिर सेंटेस उन सभी से कहती है, मैं इस टेम्पल की सेंटेस हूँ और मैं तब से आप सभी का इंतजार कर रही हूँ, जब से मैंने गॉडेस की आकाशवाणी सुनी है। और मेरे बगल में जो है वो इतना कहती है तो वो लड़का खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है, मैं आसुस द स्वॉर्ड मास्टर हूँ और मैं आप सभी हीरोज को तलवारबाजी सिखाने आया हूँ। जिसके ऐसे अंदाज को देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। आसुस के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सेंटेस अपनी मेड को आवाज लगाती है और कहती है, प्रिंसेस कहाँ है? वो क्या फिर लेट हो गई? जिस पर हेड मेड उसे कुछ कहने वाली होती है, तब तक प्रिंसेस खुद ही जोर से दरवाजा खोलती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं पीने के बाद कुछ ज़्यादा सो गई थी। जिसको सुनकर सेंटेस कहती है, प्रिंसेस एथेना, आप कभी नहीं सुधरेंगी। फिर एथेना सेंटेस से कहती है, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है? वो इतना कहकर सेंटेस की तरफ बढ़ रही होती है तो
उसका एक पैर उसके दूसरे पैर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वो उन सभी से कहती है, टेम्पल का फ्लोर कुछ ज्यादा ही फिसलन भरा है, इसी वजह से मैं नीचे गिर गई। वो जैसे ही नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो सारे बच्चे उसी को घूर रहे होते हैं, जिससे एथेना घबराने लगती है। लेकिन फिर सभी बच्चे जोर से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं प्रिंसेस कितनी प्यारी है, जिस पर प्रिंसेस कहती है एक्सक्यूज मी। फिर हमें एथेना के बारे में बताया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है एथेना द आर्चमेज, जो कि आर्चमेज किंगडम की प्रिंसेस होती है, जो यहाँ हीरोज को मैजिक सिखाने आई होती है। जब प्रिंसेस उठती है तो सेंटेस सभी से कहती है प्रिंस आसुस और प्रिंसेस एथेना दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग बनने में आपकी मदद करेंगे ताकि आप डीमन किंग को हरा सको। फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी के सामने उन सभी की स्टेटस विंडो खुल जाती है, जिस पर वो बंदा जिसने सबसे पहले गॉडेस से सवाल पूछा था वो कहता है देखो हमारी स्टेटस विंडो खुल गई है, तुम सभी बेवकूफ हो जो ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम कहीं ट्रिप पर आए हो। जरा अपनी स्टेटस विंडो को चेक करना, तुम्हें वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे तुम्हारा लेवल, तुम्हारी स्किल और तुम्हारी ब्लेसिंग। फिर वो अपनी ब्लेसिंग चेक करने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी ब्लेसिंग का पहला काम होता है कि तुम हर उस नस्ल की लैंग्वेज समझ पाओगे जो हीरो के लिए फ्रेंडली होगी, और जब तुम हंटिंग करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बूस्ट होगा, जिसे देखने के बाद वो लड़का मन में सोचता है मुझे एक चीट लेवल अप की स्किल मिली है, पर यहाँ बहुत से कॉम्पिटिटर हैं जिनको भी ये सेम स्किल मिली है। तो हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके बारे में वो लड़का सोच रहा होता है। फिर वो सेंटेस से कहता है सेंटेस क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? गॉडेस ने हमें बताया था कि हमें यहाँ आकर अलग अलग गॉड्स की ब्लेसिंग लेनी होगी, तो हम उन्हें कैसे ले सकते हैं? जिस पर सेंटेस उस लड़के से कहती है अगर तुम्हें गॉड्स की ब्लेसिंग चाहिए तो तुम्हें पहले उनके फेवर में जाना होगा। हर एक गॉड के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। सेंटेस उन सभी से इतना कह ही पाती है कि तब तक उन सभी के सामने जो स्क्रीन खुली हुई होती है उस पर लिखा आता है कि गॉड्स हीरोज की बॉडी को देख रहे हैं, जिस पर स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो सेंटेस उन्हें बताती है वैसे तो सभी गॉड के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अभी क्योंकि सभी गॉड्स डीमन किंग को हराना चाहते हैं इसलिए वो तुम्हारे लुक्स के हिसाब से तुम्हें रैंकिंग देंगे। जिस पर वो लड़का कहता है ठीक है, और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सेंटेस उन सभी से कहती है गॉड्स तुम सभी को देख रहे होंगे, पर ये मत भूलना कि उनका ध्यान हर वक्त तुम पर नहीं होगा। मुझे आशा है कि तुम सभी गॉड्स की ब्लेसिंग को ले पाओगे। उसे बीच में रोकते हुए एक लड़का उससे पूछता है सेंटेस अगर कोई ब्लेसिंग पाने में नाकाम हो जाता है तो उसका क्या होगा? तो सेंटेस उसका जवाब देते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं नाकारों की परवाह करूंगी? जिस पर वो लड़का बिल्कुल ही घबरा जाता है। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है बहुत सारी उम्मीदों और सपनों के बीच इस दुनिया में हमारे हीरोज का सफ़र शुरू होता है। फिर हम सभी को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अभी तक अपनी जान बचाने के लिए उन मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। फिर वो एक पेड़ के तने पर हाथ रखता है और हाँफते हुए कहता है अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू कर लेता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने पेड़ पर किसी का भाला आकर लगता है। फिर हमें दिखाते हैं अभी तक वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं और चिल्लाकर कह रहे होते हैं मीट, एक इंसान का मीट, मुझे वो खाना है। और वो उससे कहते हैं कि ए लड़के वही रुको, जिनको देखकर हेंसू मन में सोचता है मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उस कमीनी गॉडेस ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसका शुरू से ही मुझे घर भेजने का कोई इरादा नहीं था। वो इतना सोचते ही कहता है सोचो हेंसू सोचो, अगर ये सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड है तो शायद कुछ ना कुछ जादुई चमत्कार होगा। इतना सोचते ही उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो खुल जाती है
और उसे देखकर हेंसू कहता है आखिरकार कुछ तो सामने आया। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्टेटस विंडो को पढ़ता है जिसपे लिखा हुआ होता है हीरो कर्स कैटेगरी में है, फिर हमें उस स्क्रीन को बहुत पास से दिखाया जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है वो नस्ल जो हीरो पे अटैक करेगी उसकी लैंग्वेज हीरो समझ पाएगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर हीरो हंटिंग करेगा तो उसका एक्सपीरियंस वो बहुत ही कम रह जाएगा। जिसे पढ़कर हंसू मन में कहता है ये जरूर से उस गॉडेस के मुझसे छुटकारा पाने की एक चाल है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उस कमीनी ने मुझे ऐसी सजा दी है जहां तुम सिस्टम के साथ लेवल अप कर सकते हो। तो हेंसू के पीछे से वो मॉन्स्टर कह रहे होते हैं मुझे उसका दिल चाहिए। उन सभी की ये बातों को सुनकर हेंसू मन में सोचता है अगर मैं अपने विरोधी नस्ल की भाषा समझ सकता हूँ तो इसका मतलब मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ। इतना सोचते ही वो चिल्लाकर कहता है हे मीट लविंग बडीज, क्यों ना हम बात करके मामला सुलझा लें। जिस पर उन मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आपस में कहते हैं एक बोलने वाला शिकार, क्यों ना हम तुम्हें खाने के बाद तुमसे बात करें। इतना सुनते ही हेंसू भागने लगता है और कहता है मैं अब और नहीं भाग सकता। मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को बिना बताए ही मरने जा रहा हूँ। ये सब उस कमीनी गॉडेस की वजह से हो रहा है। वो जैसे ही ये सोचता है तो किसी वजह से वो अपने पैर को देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पैर के अंदर किसी का तीर लगा होता है जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। फिर वो जैसे ही अपनी नजरें उठा के सामने देखता है बहुत सारे एल्फ उसकी तरफ तीर किए हुए होते हैं। अब पैर में तीर लगे होने की वजह से हेंसू जमीन पर बैठा हुआ होता है और तीर निकालने की कोशिश करता है और इस दौरान वो एल्फ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। फिर हमें हंसू को दिखाते हैं जो एक पेड़ के सहारे बैठकर ये सोच रहा होता है क्या मुझे गॉड को प्रे करना चाहिए, और ये सोचते ही वो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस मुसीबत में डालने वाली भी एक गॉडेस ही थी, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसी पेड़ के पीछे से एक घोस्ट की तरह दिखने वाला छोटा लड़का उसे देख रहा होता है, जिस पर उसके सामने उसके सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है और उस पे लिखा हुआ होता है कि गॉड तुम्हें देख रहा है। फिर वो छोटा गॉड अपने हीरो के पास आता है और उसके पैर की तरफ देखने लगता है और उसके पैर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या है। लेकिन हमारा हीरो इस गॉड को नहीं देख पा रहा होता है, वो सिर्फ गॉड की आवाज सुन पाता है। जिस पर हेंसू उस गॉड को कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम मेरी जान बचाओगे। फिर हेंसू के सामने स्क्रीन खुल जाती है जिस पे लिखा हुआ होता है गॉड तुमसे पूछ रहा है तुम अकेले क्यों हो। जिस पर हेंसू अपने मन में सोचता है मैं अकेला उस कमीनी गॉडेस की वजह से हूँ जिसने मुझे अर्थ से किडनैप कर लिया और यहाँ ले आई। लेकिन वो ये बात उस छोटे गॉड से नहीं कहता है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है अगर ये सच में एक गॉड है तो क्या पता ये उसी गॉडेस का कोई फ्रेंड हो। ये सोचने के बाद हेंसू उसे कहता है क्या तुम पहले मेरी मदद करोगे, ये दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं इसी दर्द से मर जाऊंगा। और हेंसू मन में सोचता है क्या इस गॉड पे मुझे भरोसा करना चाहिए, जिस पर उसका सिस्टम उसे कहता है कि ये गॉड डाउटफुल हो सकता है लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। जिसको सुनने के बाद हेंसू उस गॉड से कहता है क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम एक आउटसाइडर हो। जिस पर उसका सिस्टम उसे कहता है गॉड जानना चाहता है आउटसाइडर का क्या मतलब होता है। जिस पर हेंसू कहता है ओ शिट, क्या मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया। फिर वो अपने मन में कहता है कोरिया में आउटसाइडर उन लोगों को कहते हैं जिन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर मैंने ये बात गॉड से कह दी तो क्या पता मुझे कौन सा नया कर्स लग जाए।
क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इसे एक अच्छे वे में बता सकूं? ये सोचने के बाद हेंसू उस गॉड से कहता है, आउटसाइडर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो लोन वुल्फ की तरह अकेले रहता हो और पूरे जंगल पर राज करता हो। हेंसू के ये कहने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि गॉड को तुम्हारा आंसर पसंद आया, जिस पर हेंसू कहता है, यस, आखिरकार मैंने कर दिया। तब हेंसू गॉड से कहता है, क्या प्लीज़ तुम अब मेरी मदद करोगे? फिर गॉड उससे कहता है, क्या तुम भी एक आउटसाइडर हो? जिस पर हेंसू अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करने लगता है और उस गॉड से झूठ झूठ कह देता है, हाँ मैं भी एक आउटसाइडर हूँ, इसीलिए मेरे सभी क्लासमेट टेंपल में समन हुए हैं और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। जिस पर सिस्टम उसे बताता है, गॉड अभी भी सोच रहा है कि क्या उसे एक आउटसाइडर की मदद करनी चाहिए। जिसको सुनने के बाद हेंसू उस गॉड से कहता है, ये कॉमन सी बात है कि एक आउटसाइडर को दूसरे आउटसाइडर की मदद करनी चाहिए। तुम गॉड हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये रूल तुम पे अप्लाई नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो गॉड कुछ करने लगता है, जिससे हेंसू के सिस्टम से आवाज़ आती है कि गॉड ने डिसाइड कर लिया है कि वो तुम जैसे बेचारे आउटसाइडर की मदद करेगा। और गॉड अपनी पावर यूज़ करने लगता है, जिससे हेंसू के सारे घाव भरने लगते हैं और उसका सारा दर्द गायब होने लगता है। जिस पर हेंसू मन में सोचता है, तो सच में ये एक गॉड है, और उठकर उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जिस पर हेंसू का सिस्टम कहता है, गॉड एक आउटसाइडर की मदद करके बहुत खुश है। जिसको कहने के बाद सिस्टम हेंसू को उसके स्टैट्स और उसकी ब्लेसिंग दिखाने लगता है, और हेंसू अपनी ब्लेसिंग के बारे में पढ़कर ये कह रहा होता है, मेरी ब्लेसिंग के सामने ये आउटसाइडर क्यों लिखा है। अब जैसे ही वो अपनी ब्लेसिंग को बहुत डीप में पढ़ता है तो उस पे लिखा हुआ होता है, मौत के अलावा आउटसाइडर हर चीज से बच सकता है, चाहे वो कैसी भी चोट हो। जिसको पढ़ने के बाद हेंसू मन में सोचता है, ये फिलहाल के लिए बहुत बेहतर है, और वो गॉड से पूछता है, अगर मैं आउटसाइडर की जगह एक इनसाइडर बन गया तो क्या तुम मुझे कोई पनिशमेंट दोगे। जिस पर सिस्टम से आवाज़ आती है कि गॉड कह रहा है, अगर आउटसाइडर ने अपना ग्राउंड छोड़ने की कोशिश की, उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गॉड के इतना बताने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर ने वापस से हांसू को ढूंढ लिया है, और वो फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं, और हांसू अपनी जान बचाने के लिए उनसे भाग रहा होता है। लेकिन तब तक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो उस अटैक से बचते हुए आगे भाग जाता है। लेकिन तब तक एक मॉन्स्टर उसकी तरफ जोर से पत्थर फेंकता है, जो सीधा हेंसू के सिर पर जाकर लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस पत्थर को लगने के बाद भी हेंसू को कुछ नहीं होता है, और वो खुश होते हुए अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लेता है और उन मॉन्स्टर से बहुत आगे निकल जाता है। और वो गॉड से कहता है, तुम सच में बहुत औसम हो। अब हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक चोटी के किनारे पे पहुंच जाता है, और मॉन्स्टर भी उसके करीब पहुंच जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर उसे किनारे पर देखकर खुश हो रहे होते हैं और उसकी तरफ बढ़कर उसे गले से पकड़ने लगते हैं। तो हेंसू गॉड से कहता है, क्या मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए। जिस पर गॉड कहता है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम मर नहीं जाते। इतना सुनने के बाद वो उन मॉन्स्टर को अपने हाथ से पकड़ता है, उनको अपने साथ लेकर के उस चोटी से नीचे कूद जाता है। अब हमें उन सभी को नीचे गिरते हुए दिखाते हैं, जिस पर हेंसू तो खुश हो रहा होता है, लेकिन उन सभी मॉन्स्टर की फट के हाथ में आ रखी होती है। जब कुछ देर बाद वो पूरी तरह से नीचे गिरते हैं, तो हम देखते हैं हांसो अभी भी जिंदा होता है और बहुत से मॉन्स्टर के नीचे दबा हुआ होता है, और बहुत से मॉन्स्टर उसके नीचे दबकर मर गए होते हैं। अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, तो उसका सिस्टम उसे दिखाता है आउटसाइडर के सभी डैमेज को रीसेट कर लिया गया है। फिर वो जैसे ही खड़ा उठता है, तो वो देखता है उनमें से एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा रहता है, और वो हेंसू की तरफ अपना डैगर किए हुए होता है। जिस पर हेंसू उसे कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर उठाता है और उसके सर पे दे मारता है।
अब हमें फिर से गॉडेस टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहां सेंटेस सभी बच्चों को बता रही होती है लेविल और ब्लेसिंग ये दो चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ताकतवर बनाती है। अगर तुम इनमें से एक में भी चूक गए तो तुम ताकतवर नहीं बन सकते हो। जिस पर यह बंदा मन में कह रहा होता है, हे गॉड मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिए, मैं वो टैलेंटेड इंसान हूँ जिसकी तलाश आपको बहुत टाइम से थी। फिर सेंटेस उनसे कहती है, अगर तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं तुमने सब कुछ कर लिया है, गॉड हमेशा तुम पर निगरानी रखेंगे। जिस पर बोरा सेंटेस से कहती है, क्या गॉड पूरे दिन हमें देखते रहेंगे? जिसका रिप्लाई देते हुए सेंटेस कहती है, हाँ बिल्कुल। और सारी लड़कियां मुंह बनाते हुए कहती है, इसका मतलब क्या वो हमें नहाते वक्त भी देख सकते हैं? ये कितना गंदा है। जिसको सुनने के बाद सेंटेस उन सभी से कहती है, वो इंसान नहीं है, उन्हें इंसान की तरह जज मत करो। जिस पर वो लड़की कहती है, लेकिन फिर भी। इतने में सिस्टम विंडो उनके सामने आती है और बताती है गॉड्स ऐसी घटिया हरकतों में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर पीले बालों वाली लड़की कहती है, क्या गॉड को उन्हें ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग नहीं देनी चाहिए जो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जिनसे वो ज़्यादा इम्प्रेस हो? जिस पर सिस्टम विंडो उसे बताती है कि इविल गॉड थम और विंड गॉड तुम्हारी बात से सहमत है, और वो उसे एक ब्लेसिंग दे देते हैं। जिस पर वो बहुत खुश होकर नाचने लगती है। फिर हमें उस लड़की की ब्लेसिंग के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है चार्म, जिसकी खासियत होती है वो यूज करने वाले के हेटर्स को और उनके अपोजिट जेंडर को मंत्रमुग्ध कर देगी। उस लड़की को अपनी ब्लेसिंग का यूज करते देख सेंटेस उससे कहती है, मियो प्लीज अपनी ब्लेसिंग का यूज करना बंद करो। जिस पर वो लड़की सेंटेस से कहती है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे इसे बंद करना नहीं आता, क्यों ना मैं सारे मेल्स को अपने प्यार में गिरा दूं। जिस पर सेंटेस उसे कहती है, अब बहुत देर हो गई है। सेंटेस के इतना कहते ही उसी लड़की के सामने उसकी विंडो खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है हीरो को पनिशमेंट दी जाती है। और सेंटेस उन्हें कहती है, तुम हीरो हो, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें सजा नहीं दी जा सकती। अगर गॉड को ये लगे कि तुम उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हो या अपनी ब्लेसिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ब्लेसिंग के साथ साथ तुम्हें कर्स भी दे सकते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो सेंटेस उसके करीब आकर कहती है, मैं बस तुम्हें बताने ही वाली थी। उतने में उस लड़के का कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उस लड़की को बहुत दर्द होने लगता है। और सेंटेस उन सभी बच्चों से कहती है, याद रखना, चाहे वो ब्लेसिंग हो या कर्स, अगर गॉड के द्वारा तुम्हें एक बार मिल गया तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और जितनी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी उतना ही उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर एक बार तुम ए रैंक के हीरो बन जाते हो तो फिर तुम्हारा कर्स कभी नहीं जा सकता। जिस पर वो पीले बालों वाली लड़की कहती है, अगर एफ रैंक का कर्स मुझे इतना दर्द दे रहा है तो ए रैंक का कर्स तो मुझे मार ही डालेगा। जिस पर एथेना उसको चेयरअप करते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत सोचो, कर्स को ब्लेसिंग के जरिए हटाया जा सकता है, और जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी तो तुम्हें कर्स से होने वाले दर्द से फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसने उस पत्थर की मदद से उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और फिर वो खड़े उठकर कहता है कि मैंने इन सभी को मार दिया और इतना एक्सपीरियंस पाने के बाद भी मेरे लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए। क्या ये उस गॉडेस के कर्स की वजह से हो रहा है? और इतना कहने के बाद वो हाथ में डैगर लेकर के कहीं जाने लगता है और उस छोटे गॉड से कहता है, मुझे यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई इंसान मिल जाए तो। हैंसो इतना कहता ही है, तभी वो उन्हीं के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को नोटिस करता है और झाड़ियों में छिप जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर हवा में सूंघते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ आसपास में से किसी इंसान की स्मेल आ रही है। और फिर वो उसे ढूंढने लगते हैं। जिनको ऐसा करता देख हंसू गॉड से कहता है, मैं इस जंगल के बाहर निकलकर इंसानों को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। ऊपर से ये जंगल इन जैसे नरभक्षी मॉन्स्टरों से भरा हुआ है। जिस पर गॉड उसे कहता है, भगवान बेचारे आउटसाइडर की आत्मा को शांति दे। जिसको सुनते सुनते हेंसू ऊपर किसी पेड़ की बेल को देखता है और गॉड से कहता है, मैं अब स्ट्रांग हो गया हूँ तो मैं मरने नहीं वाला, और ये बात तुम भी जानते हो।
इतना कहते ही वो उस डैगर से उस बेल को काट देता है और उसके एक किनारे पर पत्थर बांधकर उसे घुमाने लगता है और फिर उन मॉन्स्टर के सामने आकर के गॉड से कहता है, क्या तुम सेंट्रल फोर्स के बारे में जानते हो? अब मैं इन मॉन्स्टर को साइंस की पावर दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद हांसू उनमें से एक मॉन्स्टर के जबड़े पर उस रस्सी और पत्थर से मारता है, जिससे वो वहीं पे ढेर हो जाता है। तो उसे ऐसा करते देख बाकी के दो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी अच्छे से धो डालता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सभी मॉन्स्टर जमीन पर पड़े हुए होते हैं और हमारा हांसू उनके बीच में बिल्कुल स्वैग के साथ खड़ा हुआ होता है और फिर उन सभी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। मेरा पहला सवाल है, यहाँ आसपास में इंसानों की बस्ती कहाँ है? जिस पर पहले तो वो मॉन्स्टर शॉक हो जाता है कि एक इंसान हमारी भाषा कैसे बोल रहा है, लेकिन फिर वो उससे डरते हुए कहता है कि उस डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन को दिखाने लगता है। फिर हांसू उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम किस नस्ल के हो? जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, मैं ग्नोल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। अब मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, प्लीज मुझे जाने दो। जिसका रिप्लाई देते हुए हेंसू कहता है, मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके सर पर उस पत्थर की दे मारता है। फिर वो ये सब जानने के बाद मन में सोचता है, मैंने जो गेम अर्थ पे खेले थे उनमें दिखने वाले गिनोल तो बहुत अच्छे दिखते थे। जिस पर गॉड उसे कहता है, ये शायद कोई बेबी गिनोल होगा। तो हेंसू गॉड से कहता है, मैं इतने सारे मॉन्स्टर को मार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है? हंसू के इतना पूछते ही हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रिंस आसुस हीरो से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, जहां मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा और एथेना तुमको मैजिक सिखाएगी। तुम दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या सीखना चाहते हो। जिस पर ये बंदा बोलता है, क्या हम दोनों ही नहीं सीख सकते? तो आसुस उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन अगर ट्रेनिंग हार्ड हुई तो तुम दोनों को ही बीच में छोड़ दोगे। जिस पर वो लड़का कहता है, ऐसा नहीं होने वाला, तुम बस सिखा दो। उस बंदे के ये सब पूछने के बाद उसी के पीछे से ये बंदा कहता है, क्या ये सही रहेगा अगर मैंने दोनों में से किसी का भी लेसन नहीं लिया? जिस पर आसुस उसे कहता है, अगर तुम तलवारबाजी और मैजिक दोनों ही नहीं सीखना चाहते हो तो जो तुम्हारा मन हो तुम वो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इस लड़के के ऐसा सवाल पूछने के बाद हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है, एक इम्मेच्योर गॉड हीरो में इंटरेस्टेड है। हानू के जवाब देने के बाद आसुस सभी से कहता है, क्या किसी का भी कोई और सवाल है? जिस पर कोई कुछ नहीं कहता। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हानू अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, ट्रेनिंग तो उनके लिए होती है जिनके पास मेरी जैसी औसम स्किल नहीं होती। तुम सभी जाओ, जिसको जिसकी भी ट्रेनिंग लेनी है तुम अपनी अपनी ट्रेनिंग लो, लेकिन मैं जो इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ, मैं तो प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ रूइंस और डंजन में एडवेंचर करने जाऊंगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां आसुस उन सभी को कहता है, जो हीरो तलवारबाजी सीखना चाहते हैं वो मेरे पीछे आओ, और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहे तब अपनी क्लास बदल सकते हो। जिसको बीच में रोकते हुए ये लड़का कहता है, अगर मुझे मैजिक सीखना है तो मैं कहाँ जाऊं? जिसका जवाब देते हुए आसुस कहता है, लगता है एथेना ने फिर कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली, इसीलिए उसको देर हो गई है। अगर तुम्हें मैजिक ही सीखना है तो यहीं रुको, एथेना कुछ ही देर में आ जाएगी। आसुस के इतना कहने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं, लेकिन हानू साइड में खड़ा होकर अपनी सिस्टम विंडो को देख रहा होता है। जिस पर वो देखता है उसे एक नई ब्लेसिंग मिली है। हानू उसे चेक करने लगता है और उसे बताया जाता है, तुम इस दुनिया के चूजन वन हो, सिर्फ तुम्हारे पास ही ये ब्लेसिंग है और तुम ही इसको फील कर सकते हो। जिस पर हानू बहुत खुश हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, हम में से सबसे बेस्ट बंदे तक को पता नहीं है कि मेरे पास एक ऐसी ब्लेसिंग है। इतना सोचकर वो ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर आने लगता है और उस लड़के के बारे में सोचकर कहता है, अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो तब जाकर तुम मुझ जैसे मेन कैरेक्टर के राइवल बन पाओगे। तो अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है।
हानवू एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है और मन में सोचता है एक मेन कैरेक्टर के लिए इससे अच्छी शुरुआती जगह कोई नहीं होगी, और इतना कहते ही वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जैसे वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है तो वहां के सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिस पर वो काउंटर पे बैठी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो लड़की उसका वेलकम करती है और कहती है, आपका प्रेलोगिया के मर्सरी गिल्ड में स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिसका जवाब देते हुए हानवू कहता है, मैं यहाँ एक मर्सनरी बनने आया हूँ। जिस पर काउंटर वाली लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई उसको आवाज देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो एक बहुत सुंदर सी लड़की को देखता है जो उससे कहती है, ये तुम जैसे बच्चों के खेलने लायक जगह नहीं है, क्या तुम मरने के लिए इतने उतावले हो? प्लीज ये नौटंकी बंद करो और अपने घर चले जाओ। मैंने तुम जैसे सर चढ़े लड़कों को बहुत देखा है जो जोश में मर्सनरी तो बन जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मारे जाते हैं। जिसकी बातों का हानवू कोई जवाब नहीं देता और मन में सोचता है, ये मेरा मेन कैरेक्टर होने का बफ है जो मुझे इतनी जल्दी इतनी प्यारी लड़की मिल गई। और इतना सोचते ही उसके करीब पहुंच जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जिस पे वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? लेकिन हानवू तो अपने ख्यालों में ये सोच रहा होता है, एक खूबसूरत मर्सनरी लड़की, ये जरूर कोई नोबल होगी या कहीं की प्रिंसेस। ये मेरी स्पेशल ब्लेसिंग का कमाल है या फिर मेरे मेन कैरेक्टर होने का भाग्य जो पहली मुलाकात में ही मैं एक ऐसी सुंदर लड़की से टकरा गया। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो हल्की सी स्माइल देता है और उस लड़की से कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ चल लो। जिस पर वो लड़की कहती है, ओ सच में, एक बार फिर से कहना। और वो कहता है, कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है तुमने भी पहले ये सब बहुत फेस किया होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और इतना सुनने के बाद वो खुश होते हुए मन में सोचता है, यस सच में मैं चूजर वन हूँ। और वो कहता है, अर्थ पर भले ही मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ मैं एक हीरो हूँ जो इस दुनिया को बचाएगा। जिसको ऐसा करते देख इमेच्योर गॉड उस पर हंस रहा होता है। अब हमें फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेंसू उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है जो पिछले एपिसोड में उस मॉन्स्टर ने दिखाई थी। तो उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर उसे मिल रहे होते हैं वो उन सभी को पीट रहा होता है और उनसे इंसानी बस्ती का पता पूछ रहा होता है। जिस पर उसे सभी मॉन्स्टर वेस्ट का इशारा देते हैं। ये सब जान लेने के बाद हांसू छोटे गॉड से कहता है, इतने सारे मॉन्स्टर को पीटने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इंसानों की बस्ती वेस्ट की तरफ ही है। इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। भले ही मुझे पता ना हो कि मुझे कितनी दूर जाना है, लेकिन मैं खुश हूँ। जिस पर गॉड उसे कहता है, ये अच्छी बात है। पर फिर हेंसू अपने फटे हुए कपड़ों को देखता है और कहता है, मुझे हंटिंग सीखने के दौरान बहुत सी गहरी चोट लगी थी, पर मेरी ब्लेसिंग की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं इसके बिना इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सीख पाता। मैं इस दुनिया के इंसानों से मिलने के लिए बेताब हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगेगा इंसानी बस्ती तक पहुँचने के लिए? जिस पर गॉड कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे खेद है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसको सुनने के बाद हेंसू कहता है, क्या तुम सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? हेंसू गॉड से इतना कहता ही है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक कर देता है। जिसके अटैक करने पर हमारा हीरो डैगर निकालता है और उसके पेट के आर पार कर देता है। फिर अपनी सिस्टम विंडो को देखकर कहता है, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर को मार लिया है, लेकिन मेरा लेवल अभी वैसा का वैसा ही है। ऐसा क्यों है? आखिर मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा? वो इतना सोच ही रहा होता है कि तब तक किसी की हंसी मजाक की आवाज़ सुनता है और पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दूरी पर 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हांसू उन्हें छुपकर देख रहा होता है। लेकिन उनमें से एक लड़की हांसू को नोटिस कर लेती है और जिस पेड़ के पीछे वो छुपा हुआ होता है उस पर अपना एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हांसू को बाहर निकलना पड़ता है। और वो बाहर निकलते ही उन सभी से कहता है, मैं यहाँ इंसानी बस्ती को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है इंसानी बस्ती का रास्ता कहाँ से होगा? वो उनसे इतना पूछता ही है कि हमें तब तक ये पता चल जाता है कि वो लोग हेंसू की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे होते हैं। जिस पर हेंसू थोड़ा डरते हुए सोचता है, यहाँ आने के बाद
मुझे पहली बार कोई इंसान मिला है और मैं उनकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी के लिए अपने डैगर को छुपा लेता हूँ और इनके सामने सरेंडर कर देता हूँ। और इतना सोचकर वो उनके सामने आते ही सरेंडर कर देता है। फिर कहता है, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, भले ही इससे कोई ज़्यादा फायदा ना हो क्योंकि ये मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज से तो इनको पता चल ही जाएगा कि मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं वो लड़की हेंसू की तरफ अपना तीर करती है, जिस पर हेंसू थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो तीनों हांसू को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और वो लड़की हांसू से कुछ कह रही होती है जिसे हांसू समझता तो नहीं है पर समझने की एक्टिंग करता है। फिर वो दो लड़के भी हांसू से कुछ कहते हैं जिस पर हांसू अपनी एक्टिंग को जारी रखता है। और देखने से तो हमें ये लग रहा है ये लोग हांसू के साथ ठीक तरह से रह रहे हैं और हांसू भी उनके साथ घुल मिल गया है। लेकिन हांसू को ऐसा करता देख वो छोटा गॉड खुश नहीं हो रहा होता है और हांसू से कहता है, तुम एक आउटसाइडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। जिस पर हांसू उस गॉड से कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, ये जरूरी होता है अगर तुम्हें किसी के क्लोज आना है तो। माना मैं इनकी भाषा नहीं समझ रहा हूँ पर मेरी बॉडी लैंग्वेज की मदद से मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि बड़े वाले बंदे का नाम ग्रे है जो इस पार्टी का लीडर है और छोटे वाले लड़के का नाम कॉइल है जो एक लॉन्ग शॉट का यूज करता है और इस लड़की का नाम मिशा है जो इस पार्टी की रेंज अटैकर है। अब हांसू गॉड को इतना बता ही रहा होता है कि तभी वो एक चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां से मिशा हांसू को देखने का इशारा देती है, जिस पर जैसे ही हांसू कुछ देखने लगता है तो उसे कहीं दूर से धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है वह इंसानों की बस्ती है। जिसको ऐसा करता देख गॉड बड़ा निराश होता है और कहता है, तुम आउटसाइडर की तरह पेश नहीं आ रहे हो। वो इतना कहता ही है कि तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर का झुंड अटैक कर लेता है जिनके साथ लड़ने के लिए हांसू तैयारी हो रहा होता है। लेकिन तब तक वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मीसा उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपना तीर निकाल रही होती है कि तभी उस पर पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर लेता है, जिसको मीसा पर अटैक करते देख हांसू उसे बचा लेता है और उस मॉन्स्टर पर वापस अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं हांसू के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से से हांसू के सर को पकड़ने वाला होता है, जिस पर कॉइल उसे हटने के लिए कहता है और हांसू वक्त रहते उसके अटैक से बच जाता है और उसके गले में अपना खंजर उतार देता है, जिस वजह से उसी वक्त उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उन सभी ने मिलकर उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिस पर हांसू उनसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, अगर तुम नहीं होते तो मुझे अकेले ही इन सब से लड़ना पड़ता। वो इतना कहता ही है कि तब तक मिसा मुस्कुराते हुए उसके सीने में एक तीर उतार देती है, जिससे हमारा हांसू जमीन पर गिर जाता है। अब हमें उन्हें बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें मिसा कह रही होती है, ये अब ठीक है, उन मॉन्स्टर की वजह से ये तो पता चल गया ये कितना ताकतवर है और कितना खतरनाक भी। मुझे तो उसकी बॉडी देखकर ये लग रहा था ये बहुत वीक होगा। ये बंदा कहता है, हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, पर क्या ये स्लेव मार्केट में अच्छी कीमत पे बिकेगा? हमें उसका डैगर ले लेना चाहिए। अगर हम इसे स्लेव बनाकर नहीं बेच सकते तो हमें जो मिले हमें उसको उठा लेना चाहिए, क्या पता ये उससे ज़्यादा कीमती हो। तो ग्रे के इतना कह लेने के बाद कॉइल हांसू की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही वो हांसू के करीब आता है तो वो देखता है हांसू ने अभी तक डैगर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, जिस पर कॉइल कहता है, ये तो बेहोश होने के बाद भी इस डैगर को नहीं छोड़ रहा है। तो फिर इतना कहकर वो हंसू को मारने ही वाला होता है कि तब तक हंसू उठ जाता है और सीधा कॉइल के गले में अपना डैगर उतार देता है, जिस पर ग्रे और मीशा शौक में चले जाते हैं और जोर से कॉइल का नाम चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये कौन है जो सीने में तीर लगने के बाद भी अभी तक खड़ा है? ये जरूर से
कोई डीमन होगा। इतना कहकर ग्रे उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं वो अपनी तलवार भी नहीं उठा पा रहा होता है। जिस पर वो कहता है, मैं पिछली लड़ाई से इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि अब वो इतना कहता ही है कि तब तक हंसू उसके करीब पहुँच जाता है और अपने डैगर की मदद से उसका गला काट देता है। जिसके ऐसा करने पर मीसा एक और तीर हंसू पर चलाती है जो उसके सीने में जाकर लगता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता और हंसू मीसा की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है, जिसको देखने के बाद मीसा बुरी तरह डर जाती है और हंसू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आकर कहता है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। तो हंसू को इतने करीब देखकर वो कहती है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिसके जवाब में हंसू उससे कुछ कहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां हंसू के कपड़े जमीन पर पड़े हुए होते हैं और उसने मीसा के इक्विपमेंट पहन लिए होते हैं, जिस पर वो छोटा गॉड हंसू पर हंस रहा होता है। लेकिन हंसू उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देता और मीसा के धनुष को पकड़कर कहता है, मैं इसे चला सकता हूँ, मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, पर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया आखिर उन्होंने मुझ पर अटैक क्यों किया। जिस पर छोटा गॉड उससे कहता है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम ये बताओ तुम अब क्या करोगे। जिस पर हंसू कहता है, मैं इंसानी बस्ती को ढूंढूंगा जैसा मैंने प्लान किया था, और वो इंसानी बस्ती की तरफ बढ़ने लगता है। अब हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहां एथेना बच्चों के पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पहले तुम्हें मैजिक के बारे में बताना चाहिए। इतना कहकर वो मैजिक की हिस्ट्री बताने लगती है, जिसमें उन बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वो बोर होने लगते हैं और बोरियत से बचने के लिए वो आपस में बात करने लगते हैं। जिनको ऐसा करता देख बोरा उनसे कहती है, तुम्हें मैजिक के बारे में नहीं जानना तो मत जानो, पर कम से कम औरों को तो समझने दो। इतने में एथेना का लेक्चर खत्म हो जाता है और वो सभी से कहती है, जब मैजिक की बात आती है तो तुम्हारा टैलेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी ब्लड लाइन और तुमने किससे सीखा है इस पे डिपेंड करता है। जिसको बीच में रोकते हुए बोरा कहती है, मुझे बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, पर क्या ये पॉसिबल है? अगर किसी के पास ब्लड लाइन और अच्छे रिसोर्सेस ना हो तो वो मैजिशियन बन सकता है। जिस पर एथेना बोरा का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगी, पहले तुम मेरे अंडर में मैजिक की ट्रेनिंग लोगे। मैं एथेना द आर्चमेज तुम्हें अपनी पहली स्टूडेंट बनाती हूँ। इतना कहकर वो अपनी पावर से बोरा और अपने बीच मैजिक सर्कल बनाने लगती है और बोरा से कहती है, अब आप मैजिक शपथ लो। जिस पर बोरा कहती है, मैं मैजिक की शपथ लेती हूँ, और वो मैजिक बोरा के अंदर जाने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो एथेना उसे बधाई देते हुए कहती है, अब से तुम एक मैजिशियन बन गई हो। जब तुम किसी के स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हारा टैलेंट खुद ब खुद औरों से ज़्यादा हो जाता है। एथेना के इतना कहते ही बोरा की सिस्टम विंडो खुलती है, जिस पर लिखा हुआ होता है, मैजिक वो कीमती चीज़ है जो इस दुनिया में हर किसी के पास नहीं है, जिसकी मदद से तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बोरा कहती है, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं है तो तुम मैजिशियन नहीं बन सकते हो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जिस पर एथेना बोरा से कहती है, अब तुम समझी टैलेंट क्यों जरूरी होता है, और अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वो अपने हाथ में फायर मैजिक यूज करने लगती है और सभी बच्चों से कहती है, द फाउंडर जो मैजिक के गॉड बन गए, उन्होंने ब्लेसिंग के रूप में अपने वंशजों और स्टूडेंट के लिए मैजिक छोड़ दिया। एक आम मैजिशियन अपनी ब्लेसिंग की मदद से मैजिक को सेफली और इजीली यूज कर सकता है, जिसे वाइट मैजिक कहते हैं। और इतना कहकर वो अपने दूसरे हाथ में मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन इस बार नॉर्मल फायर की जगह पे उसके हाथ में पर्पल फायर जलने लगती है, जिससे एथेना का हाथ भी जलने लगता है। और उसके हाथ को जलते हुए देखकर सभी बच्चे शॉक होते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा है। तो प्रिंसेस एथेना उन्हें समझाती है, मेरे दाएं हाथ में वाइट मैजिक है जो मेरी ब्लेसिंग की वजह से है,
और मेरे बाएं हाथ में ब्लैक मैजिक है जो बिना ब्लेसिंग के है। वो इतना समझा ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से हेडमेड आ जाती है और उसके गाल खींचते हुए कहती है, क्या तुम भूल गई हो, तुम्हें ब्लैक मैजिक का यूज करने से मना किया था। जिस पर एथेना कहती है, मैं सिर्फ हीरोज को बता रही थी। जिस पर फिर हेडमेड कहती है, फिर तो मुझे तुम्हारी मदर से कहना पड़ेगा कि तुम हीरोज को ये सब बता रही थी। तो ये सुनने के बाद एथेना रोते हुए कहती है, प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत कहना। जिसको इस हालत में देखकर बोरा एथेना से कहती है, मुझे माफ करना प्रिंसेस, मैंने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा। जिसका रिप्लाई देते हुए एथेना कहती है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम समझ गई हो ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये सुनने के बाद वो बच्चे एथेना से पूछते हैं, क्या ब्लैक मैजिक इविल पावर है? तो एथेना उन सबको बताती है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा ब्लेसिंग हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मैजिक के रूप में दिया गया है, तो ब्लैक मैजिक नेचर में छुपा हुआ मैजिक है। और अब हमें उस गांव का सीन दिखाते हैं जिसे हंसू ने दूर से देखा था, जिसके गेट पर हंसू पहुंच गया होता है और वहां का गार्ड हंसू से पैसे मांगता है। जिस पर हंसू को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ पैसे देकर अंदर चला जाता है और वहां इतने सारे हथियारबंद लोगों को देखकर कहता है, हम एक मॉन्स्टर से भरे हुए जंगल के बीच हैं, शायद इसीलिए यहाँ इतने सारे हथियारबंद लोग हैं। फिर वो एक जगह पहुंच जाता है और कहता है, देखने से तो यही लगता है यही वो जगह है जिसके बारे में गेट पर मुझे बता रहे थे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हंसू नहा रहा होता है और गॉड से कह रहा होता है, पैसा दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, इसकी मदद से हर कोई तुम्हारा दोस्त बन सकता है, चाहे तुम उन्हें जानते हो या नहीं। जिस पर हम देखते हैं सिस्टम विंडो बताती है गॉड चिंता में है। जिस पर हंसू कहता है, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? हंसू गॉड से इतना पूछता ही है कि तभी हंसू के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है, जिसे हंसू भी नोटिस कर लेता है और उससे कहता है, मैं अभी नहा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा वेट कर लो। बाहर से आवाज आती है, मैंने सुना था तुम हमारी भाषा नहीं बोल सकते हो। तो ये सुनने के बाद हंसू जल्दी से कपड़े पहनता है और मन में सोचता है, बाहर कोई है जो मेरी भाषा बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है? जिस पर फिर से वही विंडो सामने आती है और उस पर लिखा होता है, हीरो कर्स कैटेगरी में है, उसके दुश्मनों की लैंग्वेज अपने आप ही ट्रांसलेट हो जाएगी। जिसको पढ़ने के बाद वो कहता है, इसका मतलब दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं है। फिर वो वापस से बैठ जाता है और कहता है, अंदर आ जाओ। जिस पर बाहर खड़ा आदमी अंदर आता है तो हंसू उससे पूछता है, बताओ तुम्हें क्या कहना है? जिस पर वो बंदा कहता है, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मैंने सुना यहाँ कोई ट्रैवलर आया है जो दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो मैं चेक करने आ गया। जिस पर हंसू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और मन में सोचता है, ये कोई मामूली इंसान तो नहीं लगता जो मेरी भाषा बोल रहा है, और ऊपर से ये गांव का मुखिया बनने के लिए भी बहुत यंग है। कहीं ये तो नहीं कि ये कोई मॉन्स्टर है जिसने इंसान का भेष बदला हो। वो ये सब मन में सोच ही रहा होता है कि तब तक वो बंदा कहता है, कांग हांसू, ये नाम थोड़ा अलग लग रहा है। जिस पर हंसू के ऊपर स्क्रीन दिखाई जाती है और हंसू सोचता है, क्या ये मेरी स्टेटस विंडो को देख सकता है? अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसका जवाब देते हुए वो मुखिया कहता है, तुमको अपनी स्टेटस विंडो को छुपा लेना चाहिए, भले ही ये मेरे जैसे के सामने काम ना आए जिसके पास ऑब्जर्वेशन की ब्लेसिंग हो, पर ये औरों के सामने तो काम आ ही सकती है। जिस पर हंसू उस मुखिया से कहता है, क्या हम अपनी स्टेटस विंडो को छुपा भी सकते हैं? जिसका रिप्लाई देते हुए मुखिया कहता है, हाँ बिल्कुल, पहले तो मुझे लगा था शायद कोई फेरी होगी जो गलती से शहर के अंदर आ गई है, पर तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जिसका रिप्लाई देते हुए हंसू कहता है, तो क्या मैंने तुम्हें निराश कर दिया? तो वो मुखिया कहता है, हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं यहाँ चेक करने इसलिए आया था क्योंकि इस गांव का इतिहास फेरिस के साथ बहुत बुरा रहा है। पहले फेरिस से बचते हुए गनोल इस शहर में आ जाते थे, जिनके पीछे पीछे फेरिस भी यहाँ आ जाती थी, और जिनकी लड़ाई के बीच में
बेमतलब ही बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार खो दिए थे। तब से ये गांव एक बदले का किला बन चुका है। जिस पर हंसू कहता है, तभी मैं सोचूं यहाँ इतने सारे भाड़े के सिपाही क्यों हैं। जिसके जवाब में मुखिया कहता है, ऐसी बात नहीं है, अब तो ये गांव सिर्फ एक्सपीरियंस पाने का जरिया बन गया है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में एक छोटी सी शीशी निकालता है और कहता है, वैसे तो तुम्हारे खाने में नशे की दवाई डाले हुए मुझे बहुत वक्त हो गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अब तक उसने अपना असर क्यों नहीं किया। इतना सुनते ही हंसू अपना खंजर निकालता है और उस मुखिया पर अटैक करने वाला होता है, पर दवाई का असर शुरू हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तो उसे ऐसा देखकर मुखिया कहता है, मैंने ये दवाई उन फेरिस के लिए बनाई थी, क्योंकि उनमें जहर के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है। और इतना कहकर वो हंसू का डैगर ले लेता है और कहता है, तुम कितने बदनसीब हो जो इसका शिकार हो गए। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हंसू जंजीरों में बंधा हुआ होता है और गांव के मुखिया ने कुछ फेरिस को उल्टा लटकाया हुआ होता है। और वो हंसू से कहता है, यहाँ के लोग गुनोल से गुस्सा है, उनको सिर्फ ये दिखता है कि गुनोल्स ने उनकी फैमिली को मारा, पर सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। गुनोल्स भी हमारी तरह विक्टिम थे, जिन्हें इन फेरीज ने अपने ही जंगल से निकाल दिया। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ ये फेरीज हैं। इतना कहकर हमें उस मुखिया के स्टैट्स विंडो को दिखाया जाता है, जिस पर उसका नाम क्रिम्सन लिखा हुआ होता है, जो फेरिस के जानी दुश्मन के रूप में चुना गया होता है। और साथ ही साथ उसे एक कर्स भी मिला हुआ होता है, जिसके कर्स को देखने के बाद हंसू कहता है, वो कर्स क्या तुम्हें गॉडेस ने दिया था। जिस पर क्रिम्सन हंसू के करीब आते हुए कहता है, ये तो उन फेरिस का काम है जो मेरे हाथों से मारी गई थी, ये कोई कर्स नहीं है, ये तो एक सम्मान की निशानी है। जिस पर हंसू मन में सोचता है, इसका मतलब सिर्फ गॉडेस ही नहीं है जो कर्स दे सकती है। और वो क्रिम्सन से कहता है, मैं तो कोई फेरी नहीं हूं, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सब मुझे बताना चाहिए। इतना सुनकर क्रिम्सन उसका खंजर उसके चेहरे के सामने ले आता है और उसे डराते हुए कहता है, अगर सच कहूं तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें करूंगा, पर मैंने अपना इरादा बदल दिया जब मैंने तुम्हारे पास ये खंजर देखा। सच बताओ, तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला। क्रिम्सन के इस सवाल पर पहले तो हंसू सोचता है, मुझे तो ये एक ग्नोल को मारने पर मिला था, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये सब देखने के बाद ये कहूँगा। फिर वो क्रिम्सन से कहता है, मुझे तो ये एक फेरी को मारने पर मिला था जिसने मुझ पर बिना बात के तीर चलाया था। मेरे हिसाब से तो हम दोनों एक ही एनिमी से लड़ रहे हैं। हंसू के मुंह से इतना सुनने के बाद क्रिम्सन उससे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने अपनी स्किल के साथ एक फेरी को मार डाला। मैं तुम्हारे बारे में जितना जान रहा हूँ, मुझे तुम्हें उतना ही मारने का मन कम कर रहा है। जिस पर हंसू कहता है, तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो क्रिम्सन उसका जवाब देते हुए कहता है, ये कितने शर्म की बात है कि तुमने मेरी स्टेटस विंडो देख ली। तुम्हें पता चल गया है मैं एक ब्लैक मेज हूँ और तुम मेरे लिए वो सेक्रीफाइस हो जो मेरी उम्र बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। और वो फिर एक फेरी को नीचे गिरा देता है। फिर क्रिम्सन कहता है, ये फेरी का कर्स मुझे धीरे धीरे मार रहा है, पर मैं सेक्रीफाइस दे करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। पर क्योंकि तुमने एक फेरी को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। जिस पर हंसू कहता है, मुझ पर इतनी दया दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसका ऐसा जवाब सुनने के बाद क्रिम्सन कहता है, क्या तुम मुझसे जान की भीख नहीं मांगोगे। और हंसू कहता है, बिल्कुल नहीं, और हंस रहा होता है। तो हंसू को ऐसा करता देख क्रिम्सन कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे लिए भी ये बढ़िया है। जिसको देखकर हंसू मन में सोचता है, मुझे ये तो नॉर्मल नहीं लगता। क्या इसने मुझे जानबूझकर ये सब दिखाया है ताकि इसको ये लग सके कि ये जस्टिस की साइड है। ये सब सोचने के बाद हंसू क्रिम्सन से कहता है, ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत कठिन रही होगी ना। तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। जिस पर क्रिम्सन खुश होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे समझते हो। जिस पर हंसू कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं भी एक आउटसाइडर हूँ। हंसू के इतना कहते ही क्रिम्सन भी कहता है, मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो, लेकिन एक आउटसाइडर होने की वजह से मुझे अकेले रहना होगा, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।
जिसका ऐसा जवाब सुनने के बाद हंसू कहता है, ये कैसा लॉजिक है? पहले तो वो मुझे अपने फायदे के लिए मारना चाहता था और अब मुझे मार रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो आउटसाइडर बना रह सके। इतने में क्रिम्सन एक फेरी लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे शुरू करना चाहिए, तुम बहुत देर से इस हालत में हो। इतना कहते ही वो उस लड़के को नीचे गिरा देता है, जिसके नीचे एक सर्कल बना हुआ होता है। फिर बाद में वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो मैजिक सर्कल चमकने लगता है और कुछ देर बाद क्रिम्सन उस लड़के को सेक्रीफाइस के तौर पे मार देता है। जिसको ऐसा करते देख हंसू अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, क्रिम्सन उसके करीब आकर कहता है, तुम्हें पता है इस गांव में आकर मैंने कितने सारे फेरी और ट्रैवलर को मारा है, वो भी सिर्फ अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए। और इतना कहकर वो अपने ऊपर के कपड़े खोलने लगता है, जिसे देखने के बाद हंसू बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके सीने पर एक गुनौल का सिर होता है और हंसू कहता है, हाँ मैंने ठीक समझा था, ये कोई इंसान नहीं है। पर फिर हंसू सोचता है, क्या ये एक मिक्स ब्रीड है? अब हंसू ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तब तक क्रिम्सन उसे अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है मैं एक आउटसाइडर हूँ। मैं बहुत वक्त से अपनी पहचान को खोज रहा था। आज मुझे पता चला है मैं वो अकेला गुनौल हूँ जो हमेशा अकेले शिकार करता है। जिस पर हंसू कहता है, क्या तुम फिर भी मुझे मार डालोगे? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। जिसका ऐसा जवाब सुनकर हंसू मन में कहता है, आज मुझे समझ आ गया किसी के साथ किया गया मजाक कितना खतरनाक हो सकता है। अब हम देखते हैं उसने हंसू को भी उसी मैजिक सर्कल में खड़ा किया हुआ होता है और हंसू से कहता है, मुझे अपनी लाइफ दे दो ताकि मैं अपनी उम्र बढ़ा सकूं। जिस पर पहले तो हंसू मन में सोचता है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं सच में मारा जाऊंगा। और वो सीधा क्रिम्सन से कहता है, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम मेरी वो इच्छा पूरी कर दोगे? जिस पर क्रिम्सन कहता है, वो क्या है? तो हंसू उसे बताता है, मैं मरने से पहले मिसा को देखना चाहता हूँ। जिस पर क्रिम्सन सोचते हुए कहता है, मिसा वही ना जो क्रॉसबो का यूज करती है, आखिर तुम उसे क्यों देखना चाहते हो? जिस पर हंसू कहता है, मैं उसका लवर हूँ। जिसका जवाब सुनकर क्रिम्सन हंसने लगता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं गांव का मुखिया हूँ और मुझे पता रहता है गांव में क्या हो रहा है। क्या मुझे ये पता नहीं होगा कि कोयल मिसा का बॉयफ्रेंड है? तुम मेरे अच्छेपन का फायदा उठा रहे हो। जिसका जवाब सुनकर हंसू सोचता है, मुझे लगा था इसे कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन इसे तो पूरी गांव की खबर है। लगता है इसने चीफ बनने का काम अच्छे से निभाया है। फिर वो एक स्माइल देते हुए कहता है, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। और ये सोचकर वो क्रिम्सन से कहता है, तुमने सही कहा, कोयल मिसा का बॉयफ्रेंड है नहीं था, अब मैं उसका नया बॉयफ्रेंड हूँ। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होता तो तुम मेरी बॉडी को सूंघ सकते हो। जिस पर क्रिम्सन उसे सूंघने लगता है और उसको सूंघने के बाद कहता है, तुमसे तो सच में मिसा की गंध आ रही है और ये तभी हो सकता है जब तुम उसके बॉयफ्रेंड होगे। जिसका रिप्लाई देते हुए हंसू कहता है, हाँ बिल्कुल। तो उसे कंफर्म करने के बाद क्रिम्सन सोचता है, अगर मिसा अचानक गायब हो गई तो ग्रे और कोयल को शक हो जाएगा। उसको ये सब सोचते हुए हंसू खुश हो रहा होता है और मन में कहता है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा है। और ये सब सोचने के बाद क्रिम्सन हंसू से कहता है, क्या तुम्हारे इसके अलावा कोई और विश है? जिस पर हंसू कहता है, अगर तुम मिसा को यहाँ नहीं ला सकते हो तो प्लीज मुझे मिसा के पास जाने दो। जिसे सुनकर क्रिम्सन हंसू से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और इतना कहकर वो मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और फिर कहता है, अगर तुम इस जगह से बच जाओ तो फिर जाके मिसा से मिल लेना। और मैजिक सर्कल एक्टिवेट होने की वजह से हंसू की लाइफ फोर्स उससे निकलने लगती है। उसे ऐसा करते देख हंसू कहता है, कमीना कहीं का, अभी तो कह रहा था मुझे बिना दर्द के मौत देगा, पर यह दर्द तो इतना ज्यादा हो रहा है कि मानो सिर्फ इस दर्द से मैं मर जाऊंगा। जिसे तड़पते हुए देखकर क्रिम्सन हंसू से कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिसा से कह दूंगा तुम एक अच्छी जगह गए हो। जिस पर हंसू उसे जवाब देता है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। जिसका ऐसा जवाब सुनकर क्रिम्सन कहता है, क्या कहा तुमने? लेकिन तब तक हंसू अपने आप को आजाद कराकर सीधा क्रिम्सन के मुंह पे एक मुक्का जड़ देता है, जिससे क्रिम्सन की नाक से खून निकलने लगता है और वो अपने मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जिस पर हंसू कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो, तुमने भी तो बोला था तुम मुझे बिना दर्द की मौत दोगे, लेकिन तुमने ऐसा किया क्या? जिस पर क्रिम्सन कहता है, आखिर तुम मेरे ब्लैक मैजिक से कैसे बच गए?
तो हंसू अपना हाथ झटकाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारने के बाद बताऊंगा। फिर हमें पता चलता है ये सब उस छोटे गॉड का कमाल है। ये सब होने के बाद हंसू क्रिम्सन से कहता है, तुमने कहा था अगर मैं तुमसे बच जाऊंगा तो तुम मुझे जाने दोगे, और अब क्योंकि मैं तुमसे बच चुका हूँ तो तुम मुझे जाने दो। और इतना कहकर अपना खंजर उठा लेता है। तभी उसकी नजर साइड पे बंधी हुई लड़कियों पर पड़ती है, जिसकी बेड़ियां वो अपने डैगर की मदद से काट लेता है और उसे अपने कंधे पर रखकर जाने लगता है। जिसको जाता देख क्रिम्सन कहता है, मैं सच में लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इतना कहकर वो अपना कोई अटैक तैयार करने लगता है। जैसे वो उसका यूज हंसू पर करता है तो कुछ शैडो जैसी चीज निकलती है जो हंसू को पकड़ने लगती है। जिस पर क्रिम्सन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत निराश किया, तुम्हारे लिए तो यही अच्छा रहता कि तुम मेरे लिए मर जाते। जिस पर हंसू कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुमने ये करने में बहुत देर कर दी। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं क्रिम्सन के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर उसे इतना दर्द होने लगता है कि वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहता है, मेरी सारी ताकत कहाँ चली गई। जिसका जवाब देते हुए हंसू कहता है, चीफ क्या ये तुम्हारी ताकत है? इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके मुंह से ये सुनकर क्रिम्सन शौक में चला जाता है और सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी जिंदगियां लेने के बाद मेरे साथ ये हो रहा है। और वो चिल्लाकर हंसू से कहता है, आखिर तुम हो क्या? आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है? जिस पर हंसू कहता है, मैं आउटसाइडरों का दूत हूँ और मैंने तुम्हारी सारी एनर्जी ले ली है। इतना कहकर वो उस लड़की को लेकर बाहर जाने लगता है। पर हम तभी देखते हैं क्रिम्सन की छाती पे जो ग्नोल का सिर होता है वो बहुत गुस्से में हंसू से कहता है, कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा, तूने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है। वो इतना कहकर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करता है और हंसू पे एक अटैक कर देता है, जिससे हंसू की छाती पर बहुत बुरी तरह चोट लगती है और हंसू अपने घुटनों पर आ जाता है। तो उसे घुटनों पर देखते हुए ग्नोल कहता है, तुम तो चौंक गए होगे ना, आखिर तुम पे ग्नोल की पावर से हमला हुआ है। अब इस बंदे को कौन बताए, इस जैसे पता नहीं कितनों को हंसू मार चुका है। लेकिन फिर वो देखता है हंसू का घाव पूरी तरह से भर गया है और वो खड़ा उठ जाता है। जिसे खड़ा उठते देखकर वो फिर से हंसू पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस बार हंसू उसे डॉच कर लेता है और उस पर ही अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हंसू जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो उन सभी फेरी मॉन्स्टर को देखता है जो एक दूसरे को आजाद कर रहे होते हैं। लेकिन तब तक वहां गांव के लोग पहुंच जाते हैं और उनको देखकर हंसू वहां से जाने लगता है और मन में सोचता है, मैंने फेरिस को आजाद करा लिया, अब सब ठीक हो गया है। अब वो जैसे ही वहां से जा रहा होता है तभी पीछे से फेरिस कुछ बोलती हैं, जिस पर हंसू को कुछ भी समझ नहीं आता। पर वो जैसे ही गांव वालों की तरफ देखता है तो वो उसे घूर रहे होते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां हंसू किसी से भाग रहा होता है और भागते भागते एक खाई के किनारे पे पहुंच जाता है। कहता है, कमीनी फेरिस कहीं की, आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया? और फिर खाई में कूद जाता है और जो लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं उनसे कहता है, मैं तुम सभी को एक दिन देख लूंगा। और हमें अब टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहां बोरा एथेना से कहती है, आपने बताया था मैजिक इमेजिनेशन से क्रिएट होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी है जैसे मैं अपने मैजिक को सुधार सकूं? जिस पर एथेना कहती है, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर तुम अपने मैजिक को सुधारना चाहती हो तो तुम्हें अपने टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इतना कहकर एथेना अपने हाथ में मैजिक का यूज करने लगती है, जिससे उसके हाथ में एक आइस का खिलौना आ जाता है। जिस पर बोरा कहती है, क्या तुम आइस मैजिक भी कर सकती हो? तो इतने में हमें बताया जाता है अपने पूर्वजों से जो टैलेंट आर्चमेज किंगडम की रॉयल फैमिली को मिला है उसकी वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अच्छे से फायर मैजिक का यूज कर पाते हैं। लेकिन प्रिंसेस एथेना अपनी पीढ़ी की जीनियस है जो फायर मैजिक के साथ साथ आइस मैजिक भी जानती है। इतना बताने के बाद हमें फिर एथेना को दिखाते हैं जो बोरा से कह रही होती है, क्या तुम इसे सीखना चाहती हो? जिस पर बोरा ट्राई करने लगती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो वो कहती है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उसे ऐसा देख एथेना कहती है, ये शायद इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पहली बार किसी को टीचर बनकर सिखा रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिल गया तो शायद तुम भी ये सब कर पाओ। जिसको सुनने के बाद बोरा एथेना को थैंक्स कहती है। पर तब तक ये लड़की कहती है, आखिर मेरे जैसों का क्या होगा जिन्हें अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं मिली? तो उसके इतना कहते ही और बच्चे भी कहने लगते हैं, हाँ हाँ हमें भी ब्लेसिंग चाहिए। जिनको ऐसा करता देख एथेना कहती है, तो फिर मुझे एक और को अपना स्टूडेंट बनाना होगा। तुम में से कौन मेरा सेकंड स्टूडेंट बनना चाहेगा? एथेना के इतना पूछने के बाद कोई कहता है मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा, और ऐसे करके वो आपस में ही लड़ने लगते हैं।
इसके बाद हमें फिर से गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां वो फेरी मॉन्स्टर एक दूसरे पे पट्टी लगा रहे होते हैं और नीले बालों वाली फेरी दूसरी फेरी से कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हें मैं ठीक लगती हूँ? अब हमें बताया जाता है ये लड़की फेरी किंगडम के प्रिंसेस की हेडमेड है। तो वो फेरी मन में सोच रही होती है, क्या मैं ये मेडिकल ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ? मैं कोई रॉयल नहीं हूँ, मैं तो बस प्रिंसेस की मेड हूँ। जिसको सुनने के बाद वो नीले बालों वाली फेरी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ दूसरी लड़की आती है जो फेरी मेड से कहती है, गांव के लोगों ने उस लड़के को खो दिया है जिसने हमें बचाया था। तो उस पर वो मेड कहती है, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? इन इंसानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता ये उस क्रिम्सन की ही कोई नई चाल हो। तुम्हें पता है ना उसने हमारी प्रिंसेस को कितना टॉर्चर किया है, और वो भी इसीलिए क्योंकि हमारी प्रिंसेस के पास इनफाइनाइट लाइफ फोर्स थी। तुम ये भूल गई उसने प्रिंसेस की लाइफ फोर्स पाने के लिए वो उनके साथ एक खिलौने की तरह खेलता रहा, और हम में से सिर्फ वही थी जो उस बेसमेंट में सबसे ज्यादा दिनों तक कैद थी। बस एक बार मैं वापस से किंगडम पहुंच जाऊं तो ये सब खत्म हो जाएगा। उतने में प्रिंसेस अंदर आती है और अपने मेड पे चिल्लाती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं होने वाला, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसने मुझे आजाद कराया है, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हमें कहीं जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां वो छोटा गॉड कहता है, क्या अभी भी तुम जिंदा हो? तो हंसू उसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ अभी तक तो हूँ। और फिर वो उठकर इधर उधर घूमने लगता है, जिसमें उसे रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर मिल रहे होते हैं वो उनको बड़े आसानी से एक एक करके पीटने लगता है। और उनको पीटने के बाद उस गॉड से कहता है, मैं पहले से ज़्यादा तेज हो गया हूँ और ताकतवर भी, क्या मेरा लेवल अप हो गया है? जिस पर वो अपनी सिस्टम विंडो को देखता है, तो उसे देखने के बाद कहता है, नहीं अभी भी मेरे लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए। उसके बाद हम जैसे स्क्रीन पे देखते हैं तो उसका डिविडेंड बढ़ चुका होता है, जिस पर वो गॉड से पूछता है, ये डिविडेंड क्या होता है? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जिस पर पहले तो छोटा गॉड हंसता है और फिर हंसू से कहता है, मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। यार मैं कई बार सोचता हूँ अगर ये छोटा बच्चा सच में गॉड है तो ये एक ही बार में हंसू की मदद क्यों नहीं कर देता। चलो छोड़ो, जाने दो, कहानी को शुरू करते हैं। तो गॉड के इतना बताने के बाद हंसू उन नीचे पड़े हुए मॉन्स्टर को देखता है और उनसे कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो, क्योंकि उन फेरी की वजह से पहले ही मेरा मूड बहुत खराब हो रखा है। तो फेरी का नाम सुनते ही वो मॉन्स्टर खुश हो रहा होता है और हंसू से कहता है, क्या तुम मुझे फेरी का मीट दोगे? जिस पर हंसू उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहने के बाद वो मन में सोचता है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, भले ही मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन अभी भी उस गॉडेस से बदला लेने के लिए मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतना सोचकर हंसू मॉन्स्टर से कहता है, तुम अपनी पावर का यूज कैसे करते हो जिसमें तुम्हारी आंखें लाल हो जाती है और तुम्हारे हाथों पर लाल एनर्जी आ जाती है? लेकिन वो मॉन्स्टर तो फेरी के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है और कहता है, मुझे मीट की पावर पता है, मीट कितनी पावर देती है। जिसको सुनते ही हंसू सोचता है, क्या मीट की पावर? इनको उस पावर के लिए मीट की जरूरत पड़ती है क्या? फिर वो सोचता है, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है, मैं ऐसे ही किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता हूँ, मुझे पहले इन मॉन्स्टर के साथ रहकर इनके इकोसिस्टम को समझना होगा। हंसू के इतना सोचने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहां एथेना उन बच्चों से कह रही होती है, मैजिक को यूज करने के लिए पहले तुम्हें अपने दिमाग में सोचना होगा कि तुम्हें कैसा मैजिक चाहिए। जिसके इतना बताने पर वो बच्चे मैजिक का यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी तक ये बंदा प्रिंसेस से पूछता है, मैजिक को यूज करते वक्त क्या कोई मैथ भी अप्लाई होती है? जिसका जवाब देते हुए प्रिंसेस कहती है, क्या मैथमेटिक्स ये वही है ना जिसका यूज व्यापारी लोग करते हैं? जिसको सुनते ही वो मुंह बनाकर कहता है, मेरे कहने का मतलब है क्या हमें मैजिक यूज करते वक्त ये भी सोचना पड़ता है कि हमें कितनी पावर यूज करनी है? जिस पर एथेना कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम मैजिक इसीलिए यूज कर पा रहे हो क्योंकि तुम एक अच्छे मास्टर से सीख रहे हो। जिस पर उस बंदे को यकीन नहीं होता और वो सभी से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने मांगा और नोवेल में मैजिक के बारे में पढ़ा है, अगर मैं अपने मैजिक के साथ मॉडर्न नॉलेज को मिला दूं तो मैं आसानी से एक आर्चमेज बन सकता हूँ। जिसके इतना कहते ही वहां पे एक बूढ़ा मैजिशियन आ जाता है और वो प्रिंसेस से कहता है,
प्रिंसेस, तुम हीरोज को गलत सिखा रही हो। ये लड़का सही कह रहा है। हमें मैजिक के पीछे कुछ मैथ भी अप्लाई करनी पड़ती है। जिसको सुनते ही वो बंदा खुश होते हुए कहता है, देखा ना, मैं सही कह रहा था। इतने में हमें बताया जाता है तलवारबाजी में तुम्हें ताकतवर बनने के लिए बार बार लड़ाई करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारी स्किल और भी बेहतर हो जाती है। जबकि मैजिक में ऐसा नहीं है। मैजिक में ताकतवर होने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। यही चीज मैजिक को तलवारबाजी से अलग बनाती है। इतना बताने के बाद हमें उस बूढ़े आदमी को दोबारा से दिखाया जाता है, जो उन सभी से कहता है, प्रिंसेस एथेना ने खाली मैजिक की थ्योरी पढ़ी है, इसलिए शायद उन्हें नहीं पता। लेकिन अपने मैजिक को ताकतवर बनाने के लिए हमें कुछ गणित भी लगानी पड़ती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान तुम्हें मैजिक एनर्जी का मिसयूज करने से जितना हो सके तुम्हें उतना बचना पड़ता है, ताकि तुम लड़ाई में ज्यादा देर तक टिक सको। अब क्योंकि तुम्हें एथेना ने फायर बॉल का एग्जाम्पल दिया है, तो मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा। अगर तुम्हें फायर बॉल की मदद से किसी दूर के टारगेट को मारना है तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला कि तुम अपनी मैजिक एनर्जी को बढ़ा दो, जिससे तुम्हारा फायर मैजिक भी बढ़ जाएगा और वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि तुम हवा की स्पीड को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे एंगल पर कम मैजिक एनर्जी से बने हुए फायर बॉल को छोड़ दो। इससे कम मैजिक एनर्जी का यूज करने के बाद भी तुम्हारा फायर बॉल दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सवालों का सही जवाब दे दिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिस पर वो लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसी बारे में पूछना चाहता था। उसके बाद वो प्रिंसेस से कहता है, ये हमारे हीरोज हैं जो इस दुनिया को बचाएंगे। अगर तुम इन्हें ही सही तरीके से नहीं बताओगी तो कैसे चलेगा? अब से और मेज भी तुम्हारी मदद करेंगे ताकि हीरोज जल्दी से जल्दी मैजिक के बारे में सीख सकें। अब हमें टेंपल में ही दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां आसुस उन सभी हीरोज को कहीं ले जाते हुए कहता है, आप में से जो हीरो स्वॉर्डमैन बन चुके हैं उन सभी का बैंक्वेट हॉल में स्वागत है। जिसके इतने आलीशान कमरे को देखकर वो बच्चे कहते हैं, ये कितना लाजवाब है। मुझे यकीन नहीं हो रहा उस धूल भरे ग्राउंड में उतनी देर तक तलवार चलाने के बाद हमें इतना अच्छा टी ब्रेक मिलेगा। फिर वो सभी टी ब्रेक के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और आसुस उनसे कहता है, उन लोगों का सम्मान किया जाता है जिन्होंने तलवारबाजी को चुना है। मैं उस वक्त बहुत सरप्राइज हो गया था जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी। हर कोई सोच रहा था तलवारबाजी की ट्रेनिंग बेकार है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। और इतना कहकर वो कमांडर ऑफ नाइट को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके कहने पर कमांडर भी तैयार हो जाता है और वो आसुस सभी हीरोज के सामने तलवारबाजी के जलवे दिखाने लगता है। जिसको देखने के बाद वो बच्चे कहते हैं, ये कितना शानदार है, क्या यही असली तलवारबाजी की ताकत है? इतने में आसुस अपना एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है, जिसको ऐसा करते देख वो कमांडर भी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जब उन दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं तो हम देखते हैं कमांडर की तलवार पूरी तरह से टूट जाती है और वो कमांडर आसुस से कहता है, मैं हार गया। तो आसुस कमांडर से कहता है, इतनी अच्छी फाइट देने के लिए शुक्रिया। जिस पर कमांडर अपना सिर झुकाते हुए आसुस को थैंक्स कहता है। और आसुस के इतने अच्छे प्रदर्शन को देखने के बाद वो सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब ये सब दिखाने के बाद हमें वापस से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हंसू उस मॉन्स्टर को शिकार करते हुए देख रहा होता है और मन में कहता है, मुझे इस मॉन्स्टर को फॉलो करते हुए काफी दिन बीत गए हैं और मैं इतने दिनों से इसको फॉलो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी पावर के बारे में जान सकूं। इस दौरान इसको जितनी बार भी मौका मिलता है तो ये मुझ पे अटैक करने लगता है, लेकिन ये एक बार भी कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत कमजोर है। मुझे तो ये किसी भी एंगल से लेवल 6 का मॉन्स्टर लग ही नहीं रहा है। मैं तो अब तक ये भी समझ नहीं पाया हूँ आखिर इस मॉन्स्टर ने 2 फेरिस को कैसे मार लिया, लेकिन इसके साथ रहकर मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ। अब हांसू ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे कहीं का इशारा देता है, जिस पर हांसू कहता है, तुम्हें कुछ मिला क्या? पर वो जैसे उसका पीछा करता है तो वो देखता है उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ में एक खरगोश पकड़ा हुआ होता है और उसे खाते हुए कहता है, फेरी का मीट गंदा, खरगोश का मीट अच्छा। और जैसे ही वो उसे खा लेता है तो उसके सीने में एक एनर्जी का गोला बनने लगता है, जिसे देखकर हांसू कहता है, मैं गनोल के शरीर में हो रहे बदलावों को देख पा रहा हूँ। ये जितनी बार भी कुछ खाता है उतनी बार इसकी ताकत बढ़ने लगती है। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को बढ़ाने का।
ये सोचकर वो उस मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम्हारा पेट अच्छे से भर गया है? जिस पर वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगती है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हांसू पर ही अटैक करने लगता है। लेकिन हमारा हांसू अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ। और इतना कहकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर दो हिस्सों में कट जाता है और मारा जाता है। फिर हांसू उसके सामने खड़े होकर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने दुश्मन को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। और इतना कहकर वो अपने हाथों की एनर्जी को देखने लगता है, जिसे देखकर वो सोचता है ये बहुत बेहतरीन है। जिसके ऐसे प्रदर्शन को देखकर छोटा गॉड शॉक हो जाता है और हांसू से कहता है, क्या यही मीट की पावर है? जिसका जवाब देते हुए हांसू कहता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा कर पाएगा, क्योंकि इसका यूज करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स का यूज करना पड़ता है। अगर मेरे पास मेरी ब्लेसिंग नहीं होती तो मैं भी अब तक मारा जाता। ये तो मेरी ब्लेसिंग का कमाल है जो मेरी लाइफ फोर्स वापस से रीसेट हो जाती है, और मैं जितनी बार भी इस स्किल का यूज करूंगा तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। और इतना कहकर वो जंगल में भटकने लगता है, और भटकते हुए उसे रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर मिल रहे होते हैं वो उन सभी को मार रहा होता है। और गुस्से से कहता है, भले ही मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, पर मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि असलियत में मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठकर फोन चला रहा होता, लेकिन अभी मैं इस डैगर को लेकर के इस नरभक्षी मॉन्स्टर से भरे हुए जंगल में घूम रहा हूँ। इतने में वो वापस से गांव के पास पहुंच जाता है, जिसकी दीवारों को देखकर वो कहता है, अब वक्त आ गया है उन सभी लोगों को सजा देने का जिन्होंने मुझे इतना भगाया है। अब हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहां आसुस उन सभी हीरो से कह रहा होता है, मैजिक सीखने के लिए टैलेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन तलवारबाजी में ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास पैसा और समय दोनों है तो वो तलवारबाजी सीख सकता है। लेकिन उसको बीच में रोकते हुए गैंगमिन कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम ये बताओ हमें गॉड्स की ब्लेसिंग कब मिलेगी? जिसका रिप्लाई देते हुए आसुस कहता है, जैसे एक बच्चा एक रात में बड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही ब्लेसिंग को मिलने में अभी समय लगेगा। जिस पर गैंगमिन कहता है, फिर भी कुछ तो आइडिया होगा, हमें कब तक मिल सकती है? तो आसुस उसे बताता है, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 1 साल में तुम्हें ब्लेसिंग मिल जाएगी। जिसको सुनने के बाद गैंगमिन शॉक होते हुए कहता है, क्या 1 साल? लेकिन तभी उसके सामने उसकी सिस्टम विंडो खुल जाती है और वो उसमें देखता है उसे एक ग्रिट नाम की ब्लेसिंग मिली होती है। जिस पर वो उसके बारे में पढ़ने लगता है तो उसे बताया जाता है, ग्रिट एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसकी मदद से तुम जितनी देर तक फाइट करोगे तुम उतने ही स्ट्रांग बनते जाओगे, लेकिन अगर तुम लड़ाई में हार गए या लड़ाई बीच में रुक गई तो इसका इफेक्ट भी रीसेट हो जाएगा। जिसके बारे में पढ़कर वो कहता है, मुझे तो बहुत कमाल की ब्लेसिंग मिली है। तो उसकी ब्लेसिंग देखने के बाद आसुस ताली बजाते हुए कहता है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल गई, तुमसे मेरी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। गैंगमिन को ब्लेसिंग मिलने के बाद आसुस अब सभी से कहता है, आप सभी का टी ब्रेक खत्म होता है और आपकी ट्रेनिंग वापस से शुरू होती है। आसुस के इतना कहने के बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सभी बच्चे ट्रेनिंग के लिए पहुंचे होते हैं और आसुस उन्हें बता रहा होता है, अब आप हंटिंग करके अपना लेवल बढ़ाओगे और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा पहला शिकार है, इसीलिए हम भी यहीं रहेंगे और जहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे तुम्हारी मदद करेंगे। तो इतने में एथेना सभी बच्चों से कहती है, हंटिंग करके जितना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा उतनी ही तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी बढ़ेगी। जिसको सुनते ही लड़कियां कहती है, कितनी अच्छी बात है, लेवल बढ़ने के साथ साथ हमारा मैजिक भी बढ़ेगा। और लड़के खुश होकर कहते हैं, यहाँ आकर ये हमारा पहला शिकार है जिसकी मदद से हम सारी लड़कियों को इम्प्रेस कर देंगे। तो इतना कहकर वो सभी हंटिंग करने जंगल में निकल जाते हैं। जिस दौरान इस लड़के को जंगल में एक छोटा मॉन्स्टर दिख जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जिसको अपने पास आता देख उस छोटे मॉन्स्टर की फटने लगती है, तो उसे पीछे से आसुस और एथेना चिल्ला कर कहते हैं, रुक जाओ। जिस पर वो लड़का वहीं पे रुक जाता है। तो आसुस उसे बताता है, वो छोटा सा मॉन्स्टर एक स्लाइम है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिसको सुनने के बाद वो निराश होकर कहता है, क्या फायदेमंद, वो भी एक स्लाइम? जिस पर एथेना उस स्लाइम को उठाते हुए कहती है, हमें स्लाइम को नहीं मानना चाहिए,
स्लाइम वो छोटे प्राणी हैं जो छोटे छोटे गंदगी और कचरे को खाते हैं और उस जगह को साफ रखते हैं, जिससे उस जगह पे कोई बीमारियां नहीं पनपती। इतना सुनकर वो दोनों लड़के सर झुकाकर कहते हैं, ठीक है, हम समझ गए, हमें माफ करना। तो इतने में आसूस उनका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहता है, वैसे तो किसी को नॉर्मली हंटिंग सिखाते हैं तो हम उसे लेवल 1 या 2 के किसी गॉब्लिन का शिकार करना सिखाते हैं, पर क्योंकि आप सभी हीरोज हो जो इस दुनिया को बचाओगे, तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी लेवल 4 के गुनॉल को मारकर। जिस पर लड़कियां कहती है, हम तो सिर्फ अभी 1 लेवल के हीरोज हैं, क्या ये खतरनाक नहीं रहेगा? जिनको इतना डरता देख एथेना कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम मर भी जाते हो तो सेंटेस तुम्हें अपने होली मैजिक की मदद से वापस जिंदा कर देगी। जिसको सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सेंटेस मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है? तो उस पर वो दोनों कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अब हमें इसके बाद हांसू की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां हांसू झाड़ियों में छुपकर गांव के गार्ड्स को देख रहा होता है और उनके जाने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी वो छोटा गॉड कहता है, इंतजार मत करो, अभी अंदर घुसो, यही सही मौका है। जिस पर वो गॉड से कहता है, लेकिन अभी ही क्यों? तुम अचानक मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर गॉड उससे कुछ नहीं कहता और वो भी गॉड के कहने पे बचते बचाते गांव की दीवारों पे पहुंच जाता है और उन्हें देखकर कहता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? चलो देख ही जाएगी। और इतना कहकर वो उस डैगर की मदद से दीवार को फांदकर गांव के अंदर पहुंच जाता है। फिर वो जैसे ही गांव के अंदर पहुंचता है तो अपने आसपास में देखकर कहता है, इस बार मेरी किस्मत ठीक थी, जो मुझे किसी ने भी नहीं देखा। जिस पर वो छोटा गॉड कहता है, ये मेरी बदौलत हुआ है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके इतना कहने पर हांसू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हांसू गॉड से इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो एक गार्ड को नोटिस करता है और चुपके से उसके पीछे पहुंचता है और उसके गले में खंजर घुसाकर उसे मार देता है और फिर उसकी डेड बॉडी से कहता है, अब मुझे फर्क नहीं पता चल रहा कि मैं एक मॉन्स्टर को मार रहा हूँ या एक इंसान को। मानता हूँ तुम्हारी कोई फैमिली होगी, लेकिन मेरी भी है, और तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें देखे बिना ही मर जाता। अब मैं किसी को भी मुझे मारने का मौका दोबारा नहीं दूंगा। फिर वो कुछ वक्त बाद गांव के बहुत सारे गार्ड्स को मार देता है और उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाते हुए कहता है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, और ऊपर से मैं सिर्फ इन भाड़े के सिपाहियों को ही मार पाया हूँ। आखिर अब मैं उन फेरिस को कहाँ ढूंढूंगा? वो इतना कहता ही है कि तभी वो कुछ दूरी पर कुछ गांव वालों को नोटिस करता है, जिनका पीछा करने के बाद वो देखता है वो कुछ लड़कियों के मुंह पे कपड़ा डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, ये कमीनी फेरीज, इन्होंने हमें परेशान करके रखा था। गांव के मुखिया क्रिम्सन सही कह रहे थे, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने में वो लोग उन फेरीज को लेकर के वापस से किसी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं उसी बेसमेंट में गांव के बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, जिन्होंने फेरिस को एक कोने पे इकट्ठा किया हुआ होता है और आपस में कह रहे होते हैं, ये इस दुनिया की सबसे घटिया मॉन्स्टर हैं। अगर हमने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये हमसे हमारा परिवार और हमारा घर दोनों ही छीन लेंगे। इतना कहकर ये लड़की सभी गांव वालों से कहती है, चलो शुरू करते हैं। और उसके इतना कहने के बाद वो सभी कहने लगते हैं हमारे मुखिया क्रिम्सन के नाम पर, और उन फेरिस को अपनी तलवार से मारने लगते हैं। अब हम उन फेरिस को देखते हैं जो मरते वक्त कह रही होती है, प्रिंसेस हमें माफ करना, हम आपको नहीं बचा पाए। और हम देखते हैं उन सभी ने फेरी प्रिंसेस को एक कुर्सी पे बांधा हुआ होता है, जो अपने आंखों के सामने अपने ही लोगों को मरते हुए देखकर बहुत दुखी हो रखी होती है। लेकिन फिर वो हंसू के बारे में सोचकर उन सभी से गुस्सा होकर कहती है, अपने इस राज को राज रखने के लिए तुमने हमें बचाने वाले लड़के को मारने की कोशिश की। जिस पर वो गांव वाले उससे कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें उस लड़के को मारना पड़ा, वो भी तुम्हारे खातिर। और इतना कहकर ये बंदा प्रिंसेस को मारने के लिए बढ़ता है, जिसको अपने करीब आता देख वो प्रिंसेस अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है किसी ने उस आदमी को मार दिया होता है और हांसू बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है, जो उससे कह रहा होता है, लगता है हम फिर मिल गए। जिस पर वो फेरी हंसू को शौक भरी नजरों से देखने लगती है, लेकिन तब तक
हंसू उन बचे हुए लोगों की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, तुम में से पहले कौन मरना चाहेगा, और इतना कहकर उन पर अटैक कर लेता है। अब उन लोगों को अपने सामने मरता हुआ देखकर ये लड़की बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। जिस पर हंसू उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, और फिर उसको मार देता है। इतने में एक लड़की दरवाजे के पास पहुंच जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हंसू अपना खंजर उसकी तरफ फेंककर उसके सर के आर पार कर देता है और उन सभी को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को देखकर सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी आसान था, और फिर फेरी प्रिंसेस की तरफ मुड़ जाता है, जिस पर वो उसके ऊपर से उसकी सिस्टम विंडो देखता है। तो वो उसके करीब आकर कहता है, क्या मुझे इसने ये जानबूझकर दिखाई है? पर वो जैसे ही उसकी ब्लेसिंग को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि प्रिंसेस के पास 3 ब्लेसिंग होती हैं। तो ये सब देखने के बाद वो प्रिंसेस से कहता है, क्या तुम्हारा नाम मीरू है? जिस पर वो उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है। तो हंसू उसकी रस्सियां खोलते हुए कहता है, मुझे ये तो नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने कुछ अच्छा ही कहा होगा। इतना कहकर वो सोचता है, पहले तो मैं इन सभी फेरिस को मारने आया था, लेकिन इसे देखकर लगता है इसने भी वही सब सहा है जो मैंने सहा है। इतना सोचकर वो उसे खोल देता है और वहां से जाते हुए कहता है, अब मुझे लगता है तुम अपना ख्याल रख सकती हो। जिस पर वो प्रिंसेस उठने की कोशिश करती है लेकिन नीचे गिर जाती है, जिसे हमारा हीरो गिरने से बचा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी मुश्किलें बढ़ाना बंद करोगी? अब हम कुछ वक्त बाद देखते हैं वो दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और आसपास को देखकर हंसू गॉड से कहता है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी अभी तक गांव में किसी को भी पता नहीं चला, और मन में सोचता है मैं इस फेरी से छुटकारा कैसे पाऊं। लेकिन अभी इस चीज के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, पहले इस गांव से बाहर निकला जाए। और इतना कहकर वो उसे अपने साथ लेकर के गांव से बाहर निकल जाता है और गांव से कुछ दूर पहुंचने पर वो फेरी हंसू को ऊपर देखने के लिए कहती है, जिस पर हंसू को उसकी बात समझ तो नहीं आती, लेकिन ऊपर का इशारा देखते हुए वो ऊपर देखने लगता है। जहां वो देखता है उसके ऊपर से एक फीनिक्स उड़ रहा होता है जो हंसू की तरफ चिल्लाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद भी वो उसे कुछ नहीं करता तो हंसू सोचता है, क्या ये फीनिक्स इस फेरी को जानता है? इतना सोचकर वो उसे नीचे उतार देता है। तो वो फेरी फिनिक्स की तरफ बढ़ने लगती है और उससे अपनी भाषा में कुछ बात करने लगती है जो हंसू को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पर वो अपने मन में सोचता है, तो ये है फेरी की टेमर ब्लेसिंग का कमाल, जिससे वो एक फिनिक्स को अपना दोस्त बना पाई। अब वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो फेरी हंसू की तरफ मुड़ती है और उसके करीब आकर उसे किस कर देती है, जिसे ऐसा करता देख वो छोटा गॉड शॉक में चला जाता है और हंसू भी शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो फेरी उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है और उस फिनिक्स पर बैठकर उसे अलविदा कहकर वहां से उड़ जाती है, जिसे हंसू अपने से दूर जाते हुए देख रहा होता है। अब हमारा हंसू क्या इस फेरी से दोबारा मिल पाएगा, और अगर मिल पाएगा तो क्या इनके बीच कुछ हो पाएगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।